हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज चल रही है और इस सीरीज को नाम दिया गया है राजा भर्तृहरि श्रृंखला। राजा भर्तृहरि श्रृंखला में विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है, सारी चीजें चर्चा की जा रही हैं। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है और ये क्वेश्चन से आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, क्योंकि नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए। बवंडर प्लान के वीडियो जो है सभी राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। राजा भर्तृहरि श्रृंखला 4 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, अकॉर्डिंग टू द आरटीई एक्ट 2009, व्हाट परसेंटेज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स शुड बी पेरेंट्स और गार्डियंस। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूल प्रबंधन समिति यानी कि एसएमसी के कितने प्रतिशत सदस्य माता पिता या अभिभावक होने चाहिए। एसएमसी में कितने मेंबर हैं वो पेरेंट होने चाहिए, गार्डियन होने चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। 1/4, हाफ, 3/4, ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? आरटीई पर आधारित क्वेश्चन से आपकी परीक्षाओं में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, तो एसएमसी बनाना जरूरी हो जाएगा। और एसएमसी में कितने मेंबर पेरेंट होने चाहिए? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा 3/4। 3/4 का मतलब है कि 75% यहाँ पर होना चाहिए। 75% है वो पेरेंट होने चाहिए, माता पिता होने चाहिए। तो माता पिता का प्रतिशत कितना होना चाहिए एसएमसी में? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा 3/4, यानी कि 75% हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। 62, व्हाट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंशन्ड इन द आरटीई एक्ट 2009। आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित स्कूल प्रबंधन समिति के कार्यों में से एक क्या है? कोई एक कार्य इसमें से खोजना है। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार एसएमसी का कौन सा कार्य हो जाएगा इनमें से? ऑप्शन देख लेते हैं। टीचिंग इन द स्कूल, प्रिपेयरिंग द स्कूल टाइम टेबल, मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द स्कूल, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। आरटीई अधिनियम 2009 में उल्लिखित स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी के कार्यों में से एक क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, सी हो जाएगा मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द स्कूल। विद्यालय कैसे कार्य कर रहा है इसकी देखभाल करने का कार्य किसका हो जाएगा? एसएमसी का हो जाएगा, स्कूल प्रबंधन समिति का हो जाएगा। सही उत्तर हमारा होगा सी, मॉनिटरिंग द वर्किंग ऑफ द स्कूल। Move to question number 63. Which schools are exempted from preparing SMCs as per RTE Act 2009? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार किन स्कूलों को एसएमसी विद्यालय प्रबंधन कमेटी बनाने से छूट दी गई है? प्राइवेट स्कूल्स कम अंडर सेक्शन 2 एंड 4 ऑफ द एक्ट, ऑल प्राइवेट स्कूल्स, ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा एडेड स्कूल्स। तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार किन स्कूलों को एसएमसी बनाने से छूट दी गई है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा प्राइवेट स्कूल्स कम अंडर सेक्शन 2 एंड 4 ऑफ द एक्ट। यानी कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कौन सा सेक्शन है जिसके तहत एसएमसी बनाना आवश्यक नहीं होगा, विद्यालयों को एसएमसी बनाना आवश्यक नहीं हो जाएगा? सेक्शन 2 एंड 4 में ये बात बताई गई है कि प्राइवेट स्कूल है उनको एसएमसी बनाना आवश्यक नहीं होगा। यहाँ पर सेक्शन 2 एंड 4 में विशेष प्रावधान किए गए हैं, कुछ विशेष स्कूल बनाए गए हैं। आप नॉलेज मंडली पर बने रहिए। सेक्शन 2 एंड 4 में कौन से विद्यालय हैं, कौन से प्राइवेट स्कूल्स हैं जिनको एसएमसी बनाना जरूरी नहीं होगा? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा प्राइवेट स्कूल्स कम अंडर सेक्शन 2 एंड 4 ऑफ द एक्ट। कौन सा एक्ट? 2009 हो जाएगा, आरटीई एक्ट 2009 हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं। 64, विच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी गिवन प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन इन द स्कूल मैनेजमेंट कमिटी। विद्यालय प्रबंधन समिति में किस समूह के बच्चों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए? यानी कि उस कमेटी में कौन से बच्चे हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए? डिसएडवांटेज्ड ग्रुप, वीकर सेक्शन, बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। विद्यालय प्रबंधन समिति में इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके कि पेरेंट हैं वो कितने होंगे? 75% होने चाहिए पेरेंट। और इसमें अनुपातिक रूप से प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। कौन से बच्चों को दिया जाना चाहिए?
डिसएडवांटेज्ड ग्रुप के बच्चे होने चाहिए, वीकर सेक्शंस के बच्चे होने चाहिए, वो भी किस में होंगे, एसएमसी में होंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दोनों ग्रुप के बच्चे होने चाहिए, डिसएडवांटेज ग्रुप के होने चाहिए, वीकर सेक्शन के बच्चे होने चाहिए, जिससे कि मैनेजमेंट में उनका रोल हो। अगला सवाल देख लेते हैं 65। व्हाट इज द मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर ऑल प्राइवेट स्कूल्स फंक्शनिंग विद इन द स्टेट? राज्य के भीतर संचालित सभी निजी स्कूलों के लिए अनिवार्य आवश्यकता क्या है, कौन सी जरूरत है वो आवश्यक हो जाएगी? ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट, formulating SMCs in the prescribed format, establishing a parent teacher association PTA, applying for affiliation to examination boards। तो राज्य के भीतर कोई भी निजी स्कूल अगर संचालित करनी है, खोलनी है, तो क्या जरूरी हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट। ये बहुत जरूरी हो जाएगा, मान्यता लेना जरूरी हो जाएगा, उस स्टेट से मान्यता लेना हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा, उस स्टेट से मान्यता प्राप्त करनी होगी अगर विद्यालय संचालित करना है। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है ऑब्टेनिंग रिकॉग्निशन फ्रॉम द स्टेट कंसर्न। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। देख लेते हैं अगला सवाल 66। व्हाट इज द इसेंशियल रिक्वायरमेंट टू एस्टेब्लिश ए प्राइवेट स्कूल? निजी विद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई क्या है? यहाँ पर हम देख चुके हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में आप विद्यालय चलाना चाहते हैं तो उस स्टेट से आपको क्या करना होगा, मान्यता लेनी होगी। आगे और कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है देख लेते हैं। रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 18, फॉर्मुलेटिंग एसएमसीज इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ऑब्टेनिंग परमिशन फ्रॉम द पेरेंट टीचर एसोसिएशन पीटीए, अप्लाइंग फॉर एफिलिएशन टू एग्जामिनेशन बोर्ड्स। तो निजी विद्यालय स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कौन सी हो जाएगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अंडर सेक्शन 18। तो यहाँ पर सेक्शन कौन सा बताया गया है? आरटी एक्ट 2009 का सेक्शन 18 में ये प्रावधान किया गया है कि आपको रिकॉग्निशन लेना होगा, और रिकॉग्निशन के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई गई है। सेक्शन 18 में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाई गई है, उससे आपको रिकॉग्निशन लेना आवश्यक हो जाएगा, स्पष्ट कर दिया गया है। बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, परंतु आवश्यक क्या हो जाएगा, सबसे पहली जरूरत क्या हो जाएगी? सेक्शन 18 के तहत आपको रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट लेना होगा, और वो सर्टिफिकेट कौन देगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देगी। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन बताई गई है? ये आरटीए एक्ट 2009 के सेक्शन 18 में स्पष्ट रूप से बताया गया है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 67। Who has the right to recognize schools as per RTA Act 2009? RTA अधिनियम 2009 के अनुसार स्कूलों को मान्यता देने का अधिकार किसे है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स। तो आरटीई अधिनियम 2009 के सेक्शन 18 में ये बात बताई गई है कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको रिकॉग्निशन लेना होगा, मान्यता लेनी होगी। यहाँ मान्यता कौन देगा, कौन सी गवर्नमेंट देगी? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, स्टेट गवर्नमेंट, यूटी गवर्नमेंट देगी, या स्कूल मैनेजमेंट है वो मान्यता देगा, या पेरेंट्स मान्यता देंगे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्टेट यूटी गवर्नमेंट। जिस स्टेट में या यूटी में आप स्कूल खोलना चाहते हैं तो वहां पर आपको क्या करना होगा? स्टेट गवर्नमेंट से या उस यूनियन टेरिटरी से क्या करना होगा? उस गवर्नमेंट से आपको मान्यता प्राप्त करनी होगी। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा, स्टेट यूटी गवर्नमेंट। मूव टू क्वेश्चन नंबर 68। What action may be taken by the DCDM if the school has neglected the safety and security of children? यदि स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी की है तो डीसीडीएम द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है? सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो जारी की गई है, स्टेट गवर्नमेंट है या यूटी गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, समय समय पर सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस जारी करते हैं विद्यालयों को। अगर उन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता है, उनको नेग्लेक्ट किया जाता है स्कूल्स के द्वारा, तो डीसी या डीएम है कौन कौन सी कार्रवाई कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। अ फाइन ऑन स्कूल इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन द प्रीसीडिंग ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम, or non-compliance and or debarring the school for taking admission in the subsequent academic year। बी ऑप्शन हो जाएगा 3% of second time of non-compliance and or debarring the school for taking admission in the subsequent academic year। सी ऑप्शन हो जाएगा 5% for third time of non-compliance and or debarring the school for taking admission in the subsequent academic year। डी ऑप्शन हो जाएगा all of the above।
यदि स्कूल ने बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी की है तो डीसी या डीएम द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। A fine on school equivalent to 1% of the total revenue generated in the preceding year for the first time or non-compliance and or debarring the school for taking admission in the subsequent academic year। यहाँ पर बताया गया है अगर पहली बार कोई अनदेखी करता है, नॉन कंप्लायंस करता है, तो टोटल जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 1% फाइन लिया जाएगा, और अगर ये 1% जमा नहीं किया जाता है तो उसको डिबार किया जा सकता है, अगले साल के एडमिशन के लिए उसको रोका जा सकता है, क्योंकि उस साल तो एडमिशन हो चुके हैं परंतु सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस उसने फॉलो नहीं किए हैं, उसके ऊपर फाइन लगाया गया था। 1% अगर उसने फाइन नहीं जमा करवाया, नॉन कंप्लायंस करता है, तो विद्यालय को अगले साल के लिए क्या कर दिया जाएगा? डिबार कर दिया जाएगा एडमिशन से। और बी ऑप्शन में बताया गया है 3% ऑफ सेकेंड टाइम, अगर वो अनदेखी बार बार कर रहा है, अगली बार भी करता है, तो अगली बार सेकेंड टाइम क्या हो जाएगा? 3% कलेक्ट किया जाएगा, और ये 3% अगर जमा नहीं किया जाता है, नॉन कंप्लायंस करते हैं, तो अगले साल के एडमिशन को रोक दिया जाएगा। सी पॉइंट में बताया गया 5% फॉर थर्ड टाइम ऑफ नॉन कंप्लायंस एंड और डिबारिंग द स्कूल फॉर टेकिंग एडमिशन इन द सब्सिक्वेंट एकेडमिक ईयर। यहां बताया गया तीसरी बार गलती करता है तो उसको फाइन लगाया जाएगा, 5% लगाया जाएगा, और 5% को जमा नहीं करता है तो अगले साल के लिए एडमिशन वो नहीं ले सकते। तो पहली बार में 1% उस पे फाइन लगाया जाएगा, और नहीं जमा किया जाता तो डिबार किया जाएगा एडमिशन के लिए। सेकेंड टाइम पर 3% फाइन लगाया जाएगा टोटल रेवेन्यू जो जनरेट हुआ है विद्यालय को, और थर्ड टाइम पर क्या किया जाएगा? 5% लगाया जाएगा। तो बहुत क्लियर बातें बताई गई हैं, इस पर क्वेश्चंस हैं, पूछे जाते हैं, क्या रूल बनाए गए हैं। डीसीडीए में क्या करेंगे अगर नेग्लेक्ट करते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस को, स्कूल नेग्लेक्ट करते हैं, तो डीसीडीए में पहली बार में 1% उस पे चार्ज लगाएंगे, सेकंड बार ऐसी गलती करते तो 3%, और थर्ड बार करते हैं तो 5%, और अगर ये फाइन जमा नहीं किया जाता है तो अगले साल के एडमिशन को डिबार कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 69। व्हाट इज द मैंडेटरी कंडीशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ ए स्कूल? किसी स्कूल की मान्यता के लिए अनिवार्य शर्त क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। रिकॉग्निशन चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट देती है, और कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी ये भी बता दिया गया। अब यहाँ शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीए, कंप्लायंस विद सेफ्टी गाइडलाइंस, और सी ऑप्शन हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। किसी स्कूल की मान्यता के लिए अनिवार्य शर्तें हो जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन यहाँ पर बनानी होगी, पीटीए तैयार करनी होगी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन करना होगा। साथ में कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी गाइडलाइंस जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या किसी भी नियम के द्वारा सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की गई है तो उनको अपनाना होगा, उनको लागू करना होगा। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि वहां पर जिम्मेदारी फिक्स कर दी गई है, अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बना दिया गया है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन पर्सन होगा, ये निर्धारित किया गया है। तो ये सब चीजें हैं वो बनाने के बाद में ही उसको मान्यता दी जाएगी, विद्यालय को मान्यता दी जाएगी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 70। व्हाट इज द पर्पज ऑफ पीटीएज इन प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स? निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में पीटीए का उद्देश्य क्या है? मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स, मैनेजिंग स्कूल फाइनेंसेस, कंडक्टिंग टीचर इवेल्युएशंस, ऑर्गेनाइजिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो गैर निजी सहायता प्राप्त स्कूलों में पीटीए का उद्देश्य क्या हो जाएगा? पीटीए का क्या कार्य हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। पीटीए का ये कार्य हो जाएगा कि विद्यालय के अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स अपनाए जा रहे हैं, नहीं अपनाए जा रहे, इनको मॉनिटर करने का कार्य हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, मॉनिटरिंग सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी बनाया गया है। और ये बवंडर प्लान के वीडियोज है आप सभी की परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि डीसीएसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एएसओ, एएसओ,
यूडीसी, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, वार्डन इन, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, DSSS, सीटेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। और यार क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 71। व्हाट कैन स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स डू टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल्स? स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें क्या कर सकती हैं? ले डाउन स्पेसिफिक कंडीशंस फॉर स्टूडेंट्स, रिव्यू रिकॉग्निशन ऑलरेडी गिवन टू स्कूल्स, इनकॉर्पोरेट कंडीशंस इन लॉज, रूल्स, बाय लॉज ऑफ एफिलिएटिंग बोर्ड्स। और डी ऑप्शन हो जाएगा टेक नेसेसरी एक्शन इन केस ऑफ क्रिमिनल ऑफेंसेज। स्कूलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें क्या कर सकती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा रिव्यू रिकॉग्निशन ऑलरेडी गिवन टू स्कूल्स। मान लीजिए किसी स्कूल को मान्यता मिल गई है और उसने सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किया है तो उसकी मान्यता को रिव्यू किया जाएगा। क्या मान्यता कंटिन्यू रखनी है या उसको बंद कर दिया जाएगा? तो इसको रिव्यू किया जा सकता है राज्य सरकार के द्वारा, केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा भी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा रिव्यू रिकॉग्निशंस ऑलरेडी गिवन टू स्कूल्स। मूव टू क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट शुड एफिलिएटिंग बोर्ड्स एंश्योर फॉर प्राइवेट स्कूल्स? संबद्ध बोर्डों को निजी स्कूलों के लिए क्या सुनिश्चित करना चाहिए? यानी कि एफिलिएटिंग बोर्ड जो स्कूलों को एफिलिएशन देते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो वो प्राइवेट स्कूलों को क्या सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करेंगे या इंश्योर करेंगे? ऑप्शन हो जाएगा कंप्लायंस विद ऑल कंडीशंस लेड डाउन बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कंप्लायंस विद सजेशंस ऑफ द पीटीए, कंप्लायंस विद स्टूडेंट्स डिमांड्स, कंप्लायंस विद सेफ्टी गाइडलाइंस ओनली। तो संबद्ध बोर्डों को निजी स्कूलों के लिए क्या सुनिश्चित करना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा कंप्लायंस विद ऑल कंडीशंस लेड डाउन बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जो भी कंडीशंस बताइए सेफ्टी सिक्योरिटी से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए हैं उनको कंप्लायंस करवाना, उनको लागू करवाना निश्चित किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, एफिलिएटिंग बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा कंप्लायंस विद ऑल कंडीशंस लेड डाउन बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नया सवाल देख लेते हैं 73। हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन स्कूल्स? स्कूलों में सुरक्षा और संरक्षा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल, एफिलिएटिंग बोर्ड, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। तो स्कूलों में सुरक्षा और संरक्षा के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल। जो मैनेजमेंट होगा, प्रिंसिपल होगा, हेड होगा, उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। तो अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में मैनेजमेंट शामिल होंगे, प्रिंसिपल होंगे, हेड ऑफ स्कूल होंगे, इनको जिम्मेदार बनाया जाएगा, इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, तब जाकर के बच्चों की सेफ्टी सिक्योरिटी हो सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, हेड ऑफ स्कूल, ये सभी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते 74। What action should the PTA take if there is non-compliance of safety and security requirements by the school? यदि स्कूल द्वारा सुरक्षा और संरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है तो पीटीए को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ, अप्रोच द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ, अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डीसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम। और डी ऑप्शन हो जाएगा अप्रोच द स्कूल प्रिंसिपल। यदि स्कूल द्वारा सुरक्षा और संरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं किया जाता है तो पीटीए को क्या करना होगा? पेरेंट टीचर एसोसिएशन को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा अप्रोच द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। यहाँ पर बताया गया है कि बीईओ को रिपोर्ट करना होगा। पीटीए है वो ये देखता है कि सुरक्षा संरक्षा जो नियम बनाए गए हैं उनका अनुपालन नहीं हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? बीईओ को अप्रोच कर सकते हैं, बीईओ को ये बात का जानकारी दे सकते हैं, उनको शिकायत कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 75। व्हाट शुड द पीटीए डू इफ द ग्रीवेंसेस आर नॉट एड्रेस्ड एट द बीईओ लेवल? यदि बीईओ स्तर पर शिकायतों का समाधान नहीं किया जाता है तो पीटीए को क्या करना चाहिए? सबसे पहले वो विद्यालय में सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस देख रहा है, अगर वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं होती है तो बीओ को रिपोर्ट कर सकते हैं। और अपनी ग्रीवेंसेज है बीओ लेवल पर भी सॉर्ट आउट नहीं होती है तो पीटीए को क्या करना होगा? अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर डीईओ, अप्रोच द ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बीईओ,
अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीसी और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम, अप्रोच द स्कूल प्रिंसिपल। तो सही उत्तर क्या होना चाहिए? निश्चित रूप से आपको उत्तर पता है, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा, अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। सबसे पहले आप बीईओ के पास में गए और बीईओ ने अगर आपके ग्रीवेंसेज को सॉर्ट नहीं किया है, उसका समाधान नहीं किया है, तो आप कहाँ जा सकते हैं? डीईओ को रिपोर्ट कर सकते हैं, डीईओ को अप्रोच करना चाहिए और डीईओ अपने लेवल पर कार्रवाई करेगा। यहाँ सही उत्तर हो जाएगा, ए हो जाएगा, अप्रोच द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को भी बताइए। नया सवाल देख लेते हैं 76। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन द स्कूल स्पेसिफिक अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क? स्कूल विशिष्ट जवाबदेही ढांचे में क्या शामिल किया जाना चाहिए? तो यहाँ बताया गया है कि स्कूल अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क है वो भी बनाना जरूरी हो जाएगा। तो इस अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क में किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? कौन कौन से उत्तर सही हो जाएंगे? प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉन टीचिंग स्टाफ्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल विशिष्ट जवाबदेही ढांचे में क्या शामिल किया जाना चाहिए? किसको अकाउंटेबिलिटी निर्धारित की गई है, फिक्स की गई है? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। प्रिंसिपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि प्रिंसिपल प्राचार्य को रिस्पॉन्सिबिलिटी जवाबदेह बनाया गया है। टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है। और नॉन टीचिंग स्टाफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज मतलब कि विद्यालय जो बच्चों से जुड़ा हुआ है सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, जिससे कि बच्चों को सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जा सके। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। प्रिंसिपल, टीचर, नॉन टीचिंग स्टाफ सभी अकाउंटेबल होंगे किसके लिए? सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होंगे। अगला सवाल देख लेते हैं 77। व्हाट एक्शन कैन द डीसीडीएम टेक इन केस ऑफ कंटिन्यूड नॉन कंप्लायंस बाय प्राइवेट एलिमेंट्री स्कूल्स? निजी प्रारंभिक विद्यालयों द्वारा लगातार अनुपालन न करने की स्थिति में डीसीडीएम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? कौन सी चीज का अनुपालन नहीं किया जा रहा है? विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा संरक्षा का पालन नहीं किया जा रहा है, लगातार शिकायतें आ रही है और उनका कंप्लायंस नहीं किया जा रहा, सुधार नहीं किया जा रहा, अनुपालन सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस का नहीं किया जा रहा है, तो डीएम या डीसी क्या कार्रवाई कर सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। एस्केलेट द इश्यू टू द स्टेट यूटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, कंडक्ट एन इंक्वायरी। सी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट द स्कूल टू फुलफिल कंप्लायंस विद इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। निजी प्रारंभिक विद्यालयों द्वारा लगातार अनुपालन न करने की स्थिति में डीसी या डीएम क्या कार्रवाई कर सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एस्केलेट द इश्यूज टू द स्टेट यूटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि स्टेट या यूटी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको मामला मुद्दा है वो भेजा जाएगा, उसको रिपोर्ट किया जाएगा। और कंडक्ट एन इंक्वायरी मतलब कि जांच की जाएगी, उसकी इंक्वायरी की जाएगी। और सी ऑप्शन हो जाएगा डायरेक्ट द स्कूल टू फुलफिल कंप्लायंस विद इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज यानी कि सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस है उनका कंप्लायंस उनको लागू करना अनिवार्य कर दिया जाएगा। और इसके लिए बताया जाएगा, एक डे दिया जाएगा, फिक्स समय दिया जाएगा कि इतने दिनों के अंदर आप ये सेफ्टी गाइडलाइंस को लागू करिए, ये निर्धारित किया जाएगा। तो सभी कार्रवाई की जा सकती है अगर किसी विद्यालय के खिलाफ कोई शिकायत आ रही है सेफ्टी सिक्योरिटी से रिलेटेड। अगला सवाल देख लेते हैं 78। व्हाट एक्शंस कैन द स्टेट यूटी गवर्नमेंट अंडरटेक इफ नॉन कंप्लायंस इज फाउंड टू बी ट्रू? यदि गैर अनुपालन सही पाया जाता है तो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे डायरेक्ट द स्कूल टू फुलफिल कंप्लायंस विद इन ए सर्टेन नंबर ऑफ डेज, पेनलाइज द स्कूल, टेम्परली और परमानेंटली विड्रॉ रिकॉग्निशन ऑफ द स्कूल। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सही उत्तर होगा हमारा डी ऑल ऑफ दी अबव। यदि गैर अनुपालन सही पाया जाता है, मान लीजिए कि वो उसका कंप्लायंस नहीं हो रहा है, ये सही पाया जाता है, शिकायतें सही पाई जाती हैं, तो राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश सरकारें वो क्या कार्रवाई कर सकती है? उस स्कूल को समय दे सकते हैं कि इतने दिनों के अंदर आप कंप्लायंस करिए, नियमों का पालन करवाइए, ये समय निर्धारित कर दिया जाएगा। और साथ में पेनलाइज भी किया जाएगा, उसको पेनल्टी दी जा सकती है। इसके साथ में सबसे बड़ी कार्रवाई की जा सकती है कि उसको अस्थायी टेम्पररी या परमानेंटली विड्रॉ रिकॉग्निशन, स्कूल की मान्यता है उसको अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से विड्रॉ कर लिया जाए, तो ये पेनल्टी निर्धारित की जा सकती है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइंस पर आधारित राजा भर्तृहरि श्रृंखला फोर्थ का नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 79।
हाउ शुड द फाइन इम्पोज्ड ऑन प्राइवेट स्कूल्स बी डिटरमाइंड? निजी स्कूलों पर लगाए जाने वाला जुर्माना कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए? कितना जुर्माना लगाना चाहिए, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। इट शुड बी ए फिक्स्ड अमाउंट फॉर ऑल स्कूल्स, इट शुड बी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव्ड, इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द स्कूल इन द प्रीसीडिंग ईयर, और डी ऑप्शन हो जाएगा इट शुड बी डिसाइडेड बाय द डीसीडीएम। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द स्कूल इन द प्रीसीडिंग ईयर। जिस साल में नॉन कंप्लायंस की शिकायत आती है तो जो टोटल रेवेन्यू जनरेट किया गया है उसका प्रोपोर्शन के अनुसार फाइन लगाया जाएगा, ये निर्धारित किया जाएगा। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं कि पहली बार अगर शिकायत आती है तो जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस साल का, उसका 1% फाइन लगाया जा सकता है। दूसरी बार अगर ऐसी गलती करता है तो 3% उस पे फाइन लगाया जा सकता है टोटल रेवेन्यू का। और अगर तीसरी बार ऐसी गलती करता है तो 5% फाइन लगाया जा सकता है। और अगर ये फाइन नहीं दिया जाएगा तो अगले एडमिशन को क्या किया जाएगा, डिबार किया जा सकता है। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, इट शुड बी इन प्रोपोर्शन टू द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय द स्कूल इन द प्रीसीडिंग ईयर। और साथियों देख लेते हैं स्कूल सेफ्टी सिक्योरिटी गाइडलाइंस 2021 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज राजा भर्तृहरि श्रृंखला 4th का अंतिम क्वेश्चन 80। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शुड बी वुमेन? विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए? बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के रोबड़े क्वेश्चन है हर परीक्षा में खड़े मिलते हैं। और आसान सा क्वेश्चन अगर आप एग्जाम हॉल से गलत करके आते हैं तो आपका चेहरा निश्चित रूप से देखने लायक बनेगा। ऑप्शन हो जाएंगे 25%, 50%, 75%, 100%। विद्यालय प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए, महिला सदस्य कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, 50% होना चाहिए। 50% वुमेन होनी चाहिए उस एसएमसी में। 50% क्या होनी चाहिए, वुमेन होनी चाहिए एसएमसी में। और इसके साथ में ही बताया गया है कि पेरेंट है वो 75% होने चाहिए। इसके साथ में टीचर भी होंगे और बच्चे भी होंगे। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, पूछ लिए जाते हैं। महिलाएं कितनी होंगी? 50% होंगी। 75% पेरेंट होंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं वो आपकी परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, 50%। इस तरीके से फ्रेंड्स राजा भर्तृहरि श्रृंखला 4th के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए और अभी तक हमने 80 क्वेश्चंस हैं कंप्लीट कर लिए। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को एक नई दिशा दीजिए। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। बवंडर प्लान के सभी क्वेश्चन से आपके राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगर आपने बवंडर प्लान के वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपने सिलेक्शन को निश्चित करवाइए। साथियों, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।